हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8 की एसपीएल का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जो चैप्टर है उसके जो बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनसे अलग ये पूरे चैप्टर को कवर करते हुए हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें पता तो होते हैं लेकिन हम उनको आंसर की फॉर्म में लिख पाना हमारे लिए एग्ज़ाम में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ What is a constitution? Constitution क्या है? A written document in which we find rules for social and political purposes is called constitution. तो ऐसा written document जिसमें हमें social, सामाजिक और political purpose के लिए कुछ rules बने होते हैं उसे हम constitution कहते हैं। Okay? Next question is what are the purposes of constitution? Constitution के purpose क्या होते हैं? तो the constitution सर्व्स एज द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ एनी कंट्री। तो किसी कंट्री का सबसे पहले बेस क्या है, वो किस टाइप की कंट्री है, वो वो डेमोक्रेटिक है या एरिस्टोक्रेटिक कंट्री है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उसको वो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है उसमें कंट्री में उसका रोल क्या है, उस पर्सन का, एक एक पर्सन का, और उनके फंडामेंटल नेचर क्या है पूरी सोसाइटी की, उसको शो करता है। नेक्स्ट है इट सेट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स कैन एग्री अपॉन द कंट्री टू बी गवर्नड। मतलब ये रूल्स और प्रिंसिपल्स को भी सेट करता है कि जो सब लोग हैं वहाँ रहते हैं उन्हें क्या, कौन से रूल्स, कौन सी रेगुलेशंस फॉलो करनी है और कौन सी उनके ऊपर लगाई जाएंगी, ताकि एक ऐसी कैओस की स्थिति की कंडीशन ना हो जाए कि लोगों को पता ही ना हो कि हमें करना क्या है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नेपाल गॉट इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल को अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला? सो नेपाल अडॉप्टेड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015 रिसेंटली बाय रिप्लेसिंग मोनार्की टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोनार्की मतलब जिसमें एक के बाद एक ही फैमिली के लीडर बनते चले जाते थे, जैसे फादर से उनके बेटे और फिर आगे इसी तरीके से चलता जाता था। लेकिन अब वो चेंज होकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हो गया है जैसा कि इंडिया में है, एंड इट वॉज डन इन 2015। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। अब जैसे हमारी कंट्री है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है? तो इन डेमोक्रेटिक का सोसाइटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय पॉलिटिकल लीडर्स। तो वो लीडर्स जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो किसी भी वो एक अथॉरिटी के रूप में डेवलप हो जाते हैं, उनके पास पावर आ जाती है, तो वो उसको मिसयूज़ ना करें। इस चीज़ को एक सोसाइटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं कि हमारी सोसाइटी में जैसे कास्ट बेस्ड सिस्टम है, अलग अलग कास्ट में डिवाइडेड है, तो वैसे भी इंडिया तो बहुत कास्ट और रिलीजन्स में बिलीव करता है, हमारी बहुत ही वास्ट कल्चर है इंडिया का। तो उसमें जो माइनॉरिटी यानी जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उनको, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग कई बार सप्रेस करते हैं या उनको दबाते हैं कि आप लोग तो कम हैं, तो उनके फेवर के लिए कुछ रूल्स या उनके फेवर के लिए कुछ काम नहीं हो पाते हैं, जिससे कि उनका डेवलपमेंट कम हो पाता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी अच्छे से रह सकें। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उनको बताता है कि उनको क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम द टायरानी और डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी। इसके साथ साथ मेजॉरिटी जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी वो टाइट रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे रूल्स बने हुए हैं कि वो उन पर अटैक या उन पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ
मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ एक ही ना हो। जैसे इंडिया पूरी एक कंट्री है तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो सिर्फ वही नहीं होती, इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर होता है, फिर स्टेट लेवल पर होता है और उसके अलावा पंचायत लेवल पर होता है। तो 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो फेडरलिज्म में क्या होता है, कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं होती है, उसमें पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है, अलग अलग लोकेलिटीज़ के अकॉर्डिंग वो डिवाइड हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ के पर्टिकुलर जो लोग हैं उनकी नीड्स को वो गवर्नमेंट समझ सकती है अच्छे से, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से गवर्नमेंट बनती चली जाती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पावर किसी एक के हाथ में है, इसमें पावर इज़ डिवाइडेड अमंग ऑल द कंडीशंस, जितने भी लेवल हैं उनमें वो डिवाइड रहती है और कोई भी एक सुप्रीम पावर में नहीं होता है। ओके, व्हाट इज फेडरलिज्म? सो फेडरलिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। Central level, state level and panchayat level are the 3 tiers of government. Okay, next question, who is called the father of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने लगी थी तब एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में आ सकता है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस एग्जाम में लगता है कि स्ट्राइक कर जाएंगे या आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का प्रेस भी ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल सके। ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू वोट फॉर ऑल सिटीजन्स। तो हमारे इंडिया में तो 18 ईयर्स से ऊपर के सिटीजन्स होते हैं, उनको राइट है वोट करने का। दे कैन इलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, अपने जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े होते हैं हम उनको वोट करके उनको जीता या हरा सकते हैं। वो हमारे सामने जो प्रेजेंट करते हैं अपना एजेंडा, उसके अकॉर्डिंग कि हम ये करेंगे, वो अपने एजेंडा बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम उस अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। हु रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट? दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो ये जो पार्लियामेंट बनता है इसमें जो लोग चुन के जाते हैं उन्हें हम लोग ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कौन से हैं? एक लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर कौन सा होता है? जो कि रूल्स बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो ये रूल्स बनाते हैं इनको फॉलो कर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इनको देखने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं, मतलब ये काम करने वाली काम हो जाता है एक तरीके से। नेक्स्ट इज़ द जुडिशरी। अब इन जो भी रूल्स बने हैं वो कहीं गलत तो नहीं हो गए हैं, उनका कहीं से मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जुडिशरी होता है, जिसको हम न्याय भी कहते हैं। ठीक है, न्यायपालिका भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए स्टेट? अब ये क्वेश्चन आप देख के आप सोचेंगे कि स्टेट वही स्टेट है जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो ये जहाँ पे स्टेट वर्ड इज़ डिफरेंट इन SVL। द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या ऐसा जगह कहेंगे या ऐसा ग्रुप कहेंगे कुछ, दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉवरन पीपल। सॉवरन यानी कि वो उनका अपना एक एरिया है जिसमें वो खुद रहते हैं, हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी, राइट। तो हम उनकी एक अपनी डेफिनेट टेरिटरी होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं, उस पॉलिटिकल पूरा सिस्टम को। द टर्म स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टर्म स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट अलग वर्ड है और गवर्नमेंट अलग वर्ड है। स्टेट गवर्नमेंट इज़ द डिफरेंट वर्ड। तो गवर्नमेंट तो क्या होगी, जो लोग हम रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करके भेजेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट होगा, लेकिन वो ऐसा सेटअप जिसमें लोग हैं और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में वो है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट। ओके, आई होप आपको पढ़ने से ठीक लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रूल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोगों के लिए कुछ राइट्स दिए हैं, हमारे राइट यानी हमारे हक भी हैं जो हमारे हक में होते हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर। अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी नेता चुनने के बाद, इलेक्शन के बाद, वो पावर में आने के बाद अगर अपनी ज़िद से कुछ भी गलत करे जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, तो वो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। या फिर लोग ही एक दूसरे के ऊपर कुछ गलत कर सकते हैं, उनके रूल्स को तोड़ सकते हैं, उनकी लाइफ को मतलब ख़राब कर सकते हैं, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। हेयर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? ये वर्ड आपने आजकल बहुत सुना होगा, बहुत न्यूज़ में भी आता है। तो इसका वर्ड का मीनिंग क्या है? ये है कि सेक्युलरिज्म इज़ अ प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है in which the state doesn't officially promote any one religion as the state religion। जैसे कि अगर सपोज़ हम कहें कोई एक स्टेट है लाइक यूपी, एमपी, अगर उसमें कोई भी एक कम्युनिटी जो ज़्यादा है, सपोज़ मतलब कोई भी एक कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डील कर रही है उस स्टेट में, तो वो अपने रिलीजन को वहाँ पे स्टेट रिलीजन बना सकते हैं। तो जो सेकुलरिज्म है, ये वर्ड इस चीज़ को रोकता है कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, जो पूरी कंट्री है वो सेकुलर है, मतलब उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सुप्रीम नहीं बनाया जा सकता या स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ द वर्ड सेकुलरिज्म। सो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ आई विल मीट यू अगेन।